देखिए, ये वर्ण विचार का पार्ट नंबर 2 है और इससे पहले भी हम वर्ण विचार का 1 नंबर पार्ट पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था साहब शब्द विचार, और इसको हमने 2 भागों में पढ़ा है, भाग 1 और भाग 2। तो आप इस चैप्टर को भी देख के अच्छे से पूरा कर लीजिए। और फिर अब हमारा ये दूसरा जो चैप्टर चल रहा हैगा जिसे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि वर्ण विचार का चल रहा है, और इसका 1 पार्ट पूरा हो चुका है और आज का ये पार्ट जो हैगा वो पार्ट नंबर साहब 2 है। और पिछले पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इनमें अंतर क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि स्वरों के भेद भी पढ़े थे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए, हिंदी की कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएं, और मैं यहाँ पर यही प्रयास करूँगा कि अनेक पुस्तकों से ना पढ़ करके आप एक ही जगह आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं। देखिए, ये वर्णों के यानी कि जो स्वर वर्ण होते हैं उनका प्रकार लिखा हुआ है, और देखिए 13 प्रकार के लिखे मैंने स्वर वर्ण, 13 प्रकार के। इसमें से आपने कुछ ही पढ़े होंगे, बाद बाकी संभवतः बहुत कम सुने भी कम होंगे। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोग 4 प्रकार के स्वर पढ़ चुके हैं। एक हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और साहब पुलुप्त स्वर। इन 4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य स्वर, एक होते हैं पश्च स्वर, एक होते हैं वृत्तमुखी स्वर, एक होते हैं आवृत्तमुखी स्वर, एक होते हैं संवृत्त स्वर, और एक होते हैं अर्ध संवृत्त स्वर, एक होते हैं विवृत्त स्वर, और एक होते हैं अर्ध विवृत्त स्वर। और मैं आपको बता दूं, देखिए परीक्षाओं में आजकल जो चलन है वो इन नीचे वाले जो हैं 4 के बाद के जो हैं इनका चलन देखिए परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे लेक्चर के लिए। तो अब देखिए स्वरों के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो स्वर हैं वो तो 11 हैं, और 2 और भी आप इनमें आपका कन्फ्यूज़न रहता है कि अंग और आहा ये क्या है। तो मैंने कहा था ना तो ये स्वर हैं और ना ही साहब ये व्यंजन है। इनके लिए हम लोग अयोग बहा कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनके बारे में भी आज ही पढ़ेंगे। तो जो स्वर हैं वो कितने 11 हैं, लेकिन इन 11 को कितने आधार पर बांट कर देखा गया है, तो मुख्य रूप से तो आपने 4 ही पढ़े होंगे, हास्य, दीर्घ, संयुक्त और कौन सा पुलुप्त। लेकिन और भी देखिए ये भी स्वरों के कुछ भेद हैं, और एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो आपने पिछले लेक्चर में 4 प्रकार के स्वर पढ़े, हास्य, दीर्घ, संयुक्त और पुलुप्त, ये जो पढ़े थे आपने, इनके लिए बोला जाता हैगा मात्रा व उच्चारण के आधार पर। तो हमने ये 4 प्रकार पढ़े थे स्वरों के, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और पुलुप्त स्वर। ये मात्रा और उच्चारण के आधार पर आपने ये पढ़े थे। तो ये हमारी बात हो गई पहले नंबर की। अब हम जो पढ़ेंगे अभी फोकस करेंगे 3 पर। इन 3 पर पढ़ेंगे, अग्र, मध्य और पार्श्व स्वर। चलिए इनको हम लोग देखते हैं। तो आप कह सकते हैं ये दूसरे नंबर का भाग हैगा, मतलब दूसरा प्रकार हैगा। और ये 3 जो पार्ट बांटे गए हैं वो किसके आधार पर बांटे गए हैं। तो देखिए इसके लिए बांटा गया हैगा जीव के भाग के आधार पर। तो जीव के भाग के आधार पर जो स्वर हैं इनके लिए 3 भागों में देखा जाता है। कौन कौन से हैं साहब? एक हैगा अग्र स्वर, दूसरा हैगा मध्य स्वर, और तीसरा जो हैगा
पार्श्व स्वर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये जो लिखे हुए हैं 4 आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए जीभ के भाग के आधार का मतलब ये है कि जो हमारी जीवा है, तो कुछ जो स्वर हैं अगर उनको बोलने में अगर जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाए तो वो तो हो जाते हैं अग्र स्वर, जीभ के मिडिल भाग का प्रयोग किया जाए तो वो हो जाते हैं मध्य स्वर, और अगर जीभ के वो पिछले भाग से बोले जाएं फिर वो हो जाते हैं पार्श्व स्वर। तो अब आप देखिए परीक्षा में यहाँ से ये प्रश्न कई बार देखा गया कि कौन सा स्वर मध्य स्वर है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है। तो देखिए आपको बता दिया जाए जो अग्र स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो ई, ए और ए, ये चारों के चारों ये हैं अग्र स्वर, और ये जो छोटा आ है ये इकलौता हैगा मध्य स्वर, और जीभ के पिछले भाग से बोले जाने वाले वो हैं पार्श्व स्वर। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, ये बड़ा वाला ऊ, और देखिए ओ और शार्प आ, और एक जो डॉक्टर वाला जो अंग्रेजी वाला ओ है ये भी है। तो ये वाले आपको ध्यान रखना है, ये कैसे स्वर हैं, तो ये कैसे हैं पार्श्व स्वर। अब आप इनका प्रोनाउंसिएशन करिए, उच्चारण करिए। देखिए ए ए ई ए आई, तो जब आप इनको बोल रहे हैं तो आप जीभ के किस भाग का प्रयोग कर रहे हैं? आगे वाले भाग का। तो इस आधार पर आप देख लीजिए ये कौन से स्वर हो गए? अग्र स्वर। मध्य स्वर केवल एक ही है, वो छोटा आएगा, और इसे हम बोलते हैं, तो आप बोल के देखिए आ। तो इसमें ना तो जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग हो रहा है ना ही पीछे वाला, तो इसमें हम प्रयोग कर रहे हैं जीभ का कौन सा भाग? इनकी मध्य वाला। और इनको बोल के देखिए आ, तो ऐसा लग रहा है पिछले भाग से, यानी कि गले से निकल रही है। देखो ऊ ओ आओ और औ, तो ये आपको ध्यान रखना, ये कैसे स्वर हो गए? पार्श्व स्वर हो गए। और ये वाला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है, हालांकि सभी पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा 1-2 बार बोल के देखेंगे, इनको प्रयोग करेंगे। बस इतना बात ध्यान रखिएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर ये जीभ के भाग के आधार पर हैं, जो अगले भाग से बोले जाएं और मध्य भाग से बोले जाएं और पश्चिम की पीछे के भाग से जीभ के बोले जाएं। तो इस आधार पर इनके लिए बांट दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है। अब हम इसमें देखते हैं स्वरों का यानी कि तीसरा प्रकार और देखते हैं। तो 2 प्रकार हो गए, पहला था मात्रा और उच्चारण के आधार पर, और दूसरा आपने अभी पढ़ा था जीभ के भाग के आधार पर। और अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का। तो देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर, तो जो हमारे ओठ होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो स्वर हैं उनके लिए 2 भागों में बांटा गया है। एक वृत्तमुखी है और दूसरे कौन से? आवृत्तमुखी हैं। वृत्तमुखी कौन से होते हैं? परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखे भी गए हैं। वृत्तमुखी स्वर, और दूसरे होते हैं आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर, देखिए इसका मीनिंग यह है कि जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आपके ओठ जो है वो वृत्त आकार के होते हैं, गोल हो जाएं, तो वो कौन से हो गए? आपको ध्यान रखना है, वृत्तमुखी। और जब उच्चारण कर रहे हैं ओठ आपके वृत्त आकार के ना हों तो वो कौन से हो गए? आवृत्तमुखी। तो 2 आधार के ऐसे स्वरों को बांटा गया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से वृत्तमुखी हैं और कौन कौन से आवृत्तमुखी हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वृत्तमुखी देख लेते हैं और फिर कौन से देख लेते हैं? आवृत्तमुखी। तो देखिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और शार्प आ। आप इनका उच्चारण करके देखिए तो आप ये जानेंगे
जब आप बोलें देखिए ऊ ऊ ओ आओ, तो अब आप देखिए कि आपके जो ओठ हैं वो कैसे हो रहे हैं, वृत्ताकार के गोल हो रहे हैं। और दूसरे कौन से, आवृत्तमुखी, तो बचे वही जो आवृत्तमुखी ही बचे अब इसके बाद, जिसमें देखिए आ, तो आपके ओठ गोल नहीं हो रहे हैं, आ ई और फिर ई, तो ये देखिए, और फिर इसके बाद ए और आ। तो ये वाले जो स्वर हैं ये तो हो गए वृत्तमुखी, और ये वाले जो स्वर हैं इनको जब आप बोल के देखेंगे तो आपके जो ओठों की स्थिति है वो वृत्ताकार नहीं होती है, इस कारण ये कैसे हो गए, आवृत्तमुखी हो गए। तो अब हम लोग यहाँ 9 तक पहुँच चुके हैं, 4 पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिए थे। तो अभी आपने अग्रस्वर देखे थे, मध्य देखे थे, पश्च देखे थे, वृत्तमुखी और कौन से हो गए, आवृत्तमुखी। अब ये 4 और बच्चे, इनको और हम देखते हैं। अब ये हमारा जो स्वरों का प्रकार होगा वो चौथी स्थिति के आधार पर होगा। तो अब देखिए, तो इसमें क्या हैगा, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, और मुख खुलने के आधार पर जो स्वर हैं इनकी 4 कैटेगरी हैं जो लिखी हुई हैं, और ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये कई बार परीक्षा में आएगा। संवृत्त स्वर कौन कौन से हैं, नंबर 2 देख लीजिएगा, अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त स्वर, और नंबर 3 देख लीजिएगा, विवृत्त स्वर, और नंबर 4 हम जो पढ़ेंगे साहब, अर्ध विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। इनको हमें देखना है, एक एक करके देखिए, और फिर हम इन पूरे यानी कि जो 13 पार्ट पढ़े हमने स्वर के, वो हम पहुंच जाएंगे। देखिए, जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे और आपके जब आप बोलेंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका मुंह पूरा खुलता है बोलते पर तो वो स्वर होते हैं विवृत्त स्वर। ध्यान से सुनिए, जब आपका मुंह जो होगा पूरा खुलेगा, और जब पूरा खुलेगा तो वो स्वर कैसे कहलाते हैं, आपके विवृत्त स्वर कहलाते हैं। यदि पूरा ना खुल के कुछ पूरे से कम खुलता है तो वो हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना, अविवृत्त स्वर, यानी कि कैसे होंगे, अविवृत्त स्वर, यानी कि अर्ध विवृत्त स्वर। तो जो आपको देखना है कि जो वृत्त होगा वो आपके मुंह का खुलने का वो पूरा नहीं बनेगा, वो आधा बनेगा। और मान लीजिए अगर बहुत कम, बहुत ही कम, कम नहीं बहुत कम, अगर आपका मुख खोलता है उच्चारण में तो वो कहलाते हैं संवृत्त स्वर। और बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा, तो वो कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, अर्ध संवृत्त स्वर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि पूरा मुख खुले, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, वो कौन से होंगे, विवृत्त स्वर होंगे जिनमें पूरा मुख खुले। और ऐसा केवल एक ही स्वर है, बड़ा आ। तो इसको देखिए आ, तो इससे पूरा मुंह आपका खुलेगा, वृत्त बनेगा, तो ये आ जो हैगा बड़ा आ, वो कैसा हैगा, विवृत्त स्वर हैगा। अगर आधा खुले, पूरा ना खुल के आपको ध्यान रखना है कैसा खुले, आधा, आधा मुख खुले। अब इसमें आप देखेंगे कि मुख पूरा नहीं खुले, कैसा खुलेगा, आधा खुलेगा। कौन कौन से हैं, देखिए, आ छोटा, पूरा नहीं खुला, आ ये पूरा खुल रहा है लेकिन ये छोटा कम खुल रहेगा। फिर इसके बाद देखिए ए वाली ए, और इसके बाद फिर आप देंगे ए, तो एक होता है ए, तो ये सही है, ए सही है। आप और देखिए ओ, तो यानी कि इसमें आओ देख लीजिए आप, आओ, तो ये इस प्रकार से। और फिर कौन सा हैगा, आओ,
ये आप देखिए, इनका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका मुंह पूरा ना खुल करके वो कैसा खुलेगा, आधा खुलेगा। और समझेंगे एक बार, अभी बहुत कम खुले, बहुत कम खुले मुख, तो वो कौन सा होगा, संवृत्त स्वर। अब वो संवृत्त स्वर कौन कौन से बहुत कम खुलता है, देखो, ई, ई, उ, उ। अब आप देख लीजिए, उच्चारण कर लीजिए, तो देखिए आपका मुख बहुत कम खुलता है, ई, ई, उ, उ, बहुत कम आपका मुख खुलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें लिख लीजिए थोड़ा मुख खुले, बहुत कम नहीं, खुले, लेकिन कैसा खुले, थोड़ा मुख खुले। तो इसमें पूरा भी नहीं खुलेगा, लेकिन कैसा खुलेगा, थोड़ा खुलेगा। जैसे देखिए इसमें ए, आ, ये इसमें थोड़ा खुलता है, लेकिन आधा नहीं खुल रहा है, लेकिन थोड़ा खुल रहेगा। और फिर ओ, और इसमें आओ, तो आओ में ज़्यादा खुल रहा है, लेकिन इसमें खुल रहा है। तो अब आप थोड़ा सा इसको एक बार और पुनः देख लीजिएगा। मुख खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद हैं, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्ध विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर एक है और वो कौन सा है, बड़ा। और इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख हैगा वो कैसा खुलेगा, पूरा खुलेगा। तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ेगा, विवृत्त स्वर पड़ा हैगा। अब देखिए अर्ध विवृत्त स्वर का मतलब हो गया आधा मुख खुले, तो अ, ए, औ। इसमें आधा मुख खुलेगा तो ये कैसा हो गया, अर्ध विवृत्त हो गया। संवृत्त स्वर में ध्यान रखिए बहुत कम, सबसे कम मुख खुलेगा, वृत्त बनेगा ही नहीं, जैसे ई, ई, उ, उ। तो इसमें बहुत कम आप बोल के दिख लीजिए, आपका मुख खुल ही नहीं रहा होगा, तो ये कैसा होगा, संवृत्त स्वर होगा। अर्ध संवृत्त स्वर में आपको ध्यान रखना है, बहुत कम भी नहीं खुलेगा और आधा भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल बीच का थोड़ा मुख खुलेगा। तो ये होगा आय और उ, आय और उ। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कैसे हो गए, अर्ध संवृत्त स्वर हो गए। तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। परीक्षा में देखिए ये वाले कई आया, बार आएगा प्रश्न, इनकी संवृत्त स्वर का ध्यान रखिएगा। कई बार आपको परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला हैगा, तो इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो अब हमने देखिए स्वरों के जो कुल मिलाकर के 13 भाग हैं, 13 प्रकार के स्वर हो सकते हैं, 11 स्वर हैं लेकिन 13 प्रकार के हो सकते हैं, उनको एक एक करके दिखाएगा। तो आज हमने पढ़ा, देखिए अग्र, मध्य, पश्च, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्ध विवृत्त स्वर। इनको देख लीजिए, ये आपकी किताबों में बहुत कम मिलते हैं, ऊपर वाले हर किताब में आपको मिल जाते हैं। अब हम इसके बाद और आगे देखते हैं। अब तो देखिए स्वरों की बात तो हो गई पूरी। अब स्वरों के बाद हमें व्यंजन पढ़ने होते हैं, लेकिन ऐसे जो ना स्वर हैं और ना व्यंजन हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं, अयोगबहा। उनके लिए हम क्या बोलते हैं, अयोगबहा बोलते हैं। और आपको बता दिया जाए कि जो अयोगबहा हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 2 है। कितने हैं, 2। और इसमें एक जो अयोगबहा होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और दूसरे के लिए हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो अयोगबहा किसके योग से बनता है, तो अनुस्वार प्लस विसर्ग दोनों को आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अयोगबहा बन जाएगा। अनुस्वार कौन सा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है अंग, ये क्या है, अनुस्वार हैगा। और विसर्ग कौन सा हैगा, तो आप जानते हैं आह, ये क्या हैगा, विसर्ग हैगा आपका। तो विसर्ग ये है और अनुस्वार ये है। अयोगबहा होते क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ना तो ये स्वर है और ना ही ये क्या है, साहब व्यंजन है। तो इनके लिए ना आप स्वर की कैटेगरी में रख सकते और ना ही व्यंजन की कैटेगरी में रख सकते हैं। और
इनके लिए नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, नपुंसक का मतलब हैगा बीच का, न स्वर न व्यंजन, बिल्कुल बीच का हैगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है ये अयोग्यवा कहलाते हैं। अब इनके लिए ना स्वर कह सकते ना व्यंजन कह सकते, कारण क्या हैगा? तो कारण और जान लीजिएगा। जैसे ये अनुस्वार अंग हैगा, और अंग तो इसमें दो बातें हैं, एक तो आ है और इसमें आप देखिए क्या हैगा न, अंग, न अंग की बिंदी को एन तो बनाते हो आप अंग्रेजी में, तो इसमें देखेंगे आप लोग एक तो आ है और क्या है न। इसमें दोनों के गुण हैं, आधा स्वर का भी गुण हैगा और आधा किसका हैगा? न का भी गुण हैगा। तो ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही पूरी तरह से क्या हैगा? व्यंजन। इसी कारण इसके लिए किसकी श्रेणी में रखा गया हैगा? यानी कि अयोग्यवा की श्रेणी में रखा गया हैगा। ऐसे ही आह, तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, आ है और हा है। अब इसमें आ और हा दोनों हैं, एक स्वर है और एक क्या हैगा? व्यंजन हैगा। तो अब ना तो आप इसके लिए पूरी तरह से व्यंजन कह सकते और ना ही पूरी तरह से आप क्या कह सकते? स्वर कह सकते। तो इसी कारण इनका नाम नपुंसक वर्ण भी कहा जाता हैगा। इनके लिए स्वर ना व्यंजन है और दोनों का योग क्या कहलाता है? अयोग्यवा कहलाता हैगा। केवल इतना पूछेगा तो इसका नाम विसर्ग, और कितना इतना पूछेगा तो ये क्या कहलाएगा साहब? आपका ध्यान रखना है, अनुस्वार कहलाएगा। तो इनके दोनों के अंदर आप देख पा रहे होंगे दोनों के ही क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो वो आशा करता हूँ अब आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे ठीक तरीके से। चलिए और भी देखते हैं हम लोग। अब एक कमेंट में पिछले पार्ट नंबर 1 जो पढ़ा था हमने वर्ण विचार का, वर्ण विचार का जो भाग नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें भुवनेश नाम के जो भाई हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि अशुभ वर्ण क्या होते हैं? अशुभ वर्ण क्या होते हैं? तो अब हम स्वरों को पढ़ने के बाद, अयोग्यवा को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अशुभ वर्ण। तो एक बार आप देख लीजिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा इनका प्रश्न भी हैगा। अशुभ वर्ण, और ये महत्वपूर्ण भी है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा हैगा। अब आपको बता दिया जाए जो अशुभ वर्ण है इनका जो संबंध हैगा वो छंद शास्त्र से हैगा। मतलब अशुभ वर्णों का अगर इस टैगलाइन या इसका हम प्रयोग करते हैं अशुभ वर्ण का, तो वो किस में करते हैं? छंद को पढ़ते समय, छंद शास्त्र को पढ़ते समय इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। होता ये हैगा कि जब हम छंद का प्रारंभ छंद का प्रारंभ किसी पद से करते हैं, पद से करते हैं, तो कुछ वर्णों के प्रारंभ को, कुछ वर्णों के प्रारंभ को गलत माना गया है। बहुत सीधी सी लाइन ये हो गई। होता ये है कि जब इनका संबंध किससे का? छंद शास्त्र। जब आप छंद का प्रारंभ किसी पद से करेंगे, पद तो ही होता है, काव्य होता है, तो आप देखिए कि अगर आप उन वर्णों के शुरुआत से करेंगे, छंद का प्रारंभ उसी वर्ण की शुरुआत से हो रहा है और उस वर्ण के प्रारंभ से छंद का शुरुआत हो रहा है और उसे क्या मानता है? गलत मानते हैं कि ठीक नहीं है, ये कैसा है? अशुभ है। तो इसी के लिए हम क्या बोलते हैं? अशुभ वर्ण बोलते हैं। और अब आप थोड़ा और समझिए
तो आपको ध्यान रखना है अशुभ वर्ण वो हैं कि जिनसे किसी भी छंद का आप प्रारंभ नहीं कर सकते, और छंद का अगर आप प्रारंभ करेंगे तो वो कैसा माना जाता है, अशुभ माना जाता हैगा। तो इससे आप कोई भी किसी भी छंद का प्रारंभ आप नहीं करेंगे। देखिए इनकी जो कुल संख्या है, कुल संख्या वो 19 संख्या बताई जाती है। अशुभ वर्ण की संख्या कितनी है हिंदी के अंदर, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 19 है। जबकि जो मुख्य अशुभ वर्ण है, जो मुख्य है, मुख्य अशुभ वर्ण, उनकी संख्या कितनी बताई जाती है, 5। तो 5 हैं, और पूछेगा है परीक्षा में, लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा कौन कौन से 5 हैं। तो एक तो इसमें देखिए झ, ये एक ये हो गया झ, और भी है देखिए इसमें हा है, रा है, और देखिए फिर इसके बाद वा है, और ये इसके बाद कौन सा है, शा है। तो आप किसी भी छंद का जो शुरुआत है या प्रारंभ है इनसे नहीं करेंगे, और अगर आप इनसे करेंगे, इनसे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि छंद शास्त्र में इसके लिए गलत माना गया है, इसीलिए ये शुभ नहीं है किसी भी छंद के प्रारंभ करने के लिए। तो इसलिए इनके लिए हम किसका नाम दे देते हैं, अशुभ वर्ण का। तो आप मुख्य वाले अशुभ वर्ण याद कर लीजिए, वो कितने हैं, 5 हैं, झ, ह, र, भ, और कौन सा है, श। ध्यान रखिए आप लोग, टोटल अशुभ वर्ण कितने हैं, तो आपका उत्तर रहेगा टोटल जो अशुभ वर्ण हैं वो कुल मिलाकर कितने हैं, तो कुल मिलाकर के जो अशुभ वर्ण हैं वो हैं साहब कितने, 19। ध्यान रखिए आप लोग, 19 है। ध्यान रखिए मुख्य कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से ये 5 जरूर आपको याद करने हैं। और अशुभ क्यों, क्योंकि इनसे आप किसी भी छंद का शुरुआत नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गए अशुभ वर्ण की बात हो गई। चलिए एक चीज़, एक सवाल और देख लेते हैं। एक प्रश्न परीक्षा में ये देखा जाता है और बनता है कि शहीद वर्ण किसे कहा जाता है, शहीद वर्ण। तो आप ध्यान रखिए, शहीद वर्ण कहते हैं किसके लिए, छोटा आ के लिए। तो छोटा आ आपको ध्यान रखना है, ये क्या हैगा, शहीद वर्ण हैगा साहब। कैसा वर्ण हैगा, शहीद वर्ण। क्यों हैगा, ध्यान दीजिए। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई सा भी अगर मैं अक्षर लिखूंगा, जैसे मैंने घा लिखा, तो आप देखिए घा में है क्या, तो इसमें आधा घ और प्लस क्या है, आ, ये है इसके अंदर। मैंने रा लिखा, तो मैंने रा लिखा, तो इसमें क्या है, आधा रा और प्लस क्या है, आ। तो अब आप, मैंने कुछ भी लिखिए, मान लीजिए च लिखा, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये च वर्ण है और फिर क्या है, अ। तो आप ये देखेंगे शहीद वर्ण इसलिए नाम हैगा क्योंकि प्रत्येक आपको अक्षर के अंदर मिलेगा, और अगर आप किसी भी अक्षर से इसको निकाल लेते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। तो ये र वर्ण है और ये रा क्या है, अक्षर। ये च ये क्या है, वर्ण है, और ये च क्या है, आपको ध्यान रखना अक्षर। घ ये वर्ण है और ये घ क्या है, आपको ध्यान रखना अक्षर हैगा। तो ये हर किसी में आपको मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना हैगा कि इसके लिए हम क्या बोलते हैं साहब, शहीद वर्ण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो आज हमने देखिए स्वर पढ़े, सभी जो बचे थे स्वर वो पढ़ लिए, और उसके बाद हमने अयोग बहा पढ़े, और उसके बाद हमने देखिए क्या पढ़ा था, अशुभ वर्ण पढ़े थे, और फिर उसके बाद हमने एक बात और सीख ली, कौन सा, शहीद वर्ण की। तो देखिए इतनी चीज़ें आपको किसी भी एक प्रॉपर किताब में नहीं मिल सकती, अच्छे से आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।